राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। रचना और कुणाल, जो कि पति पत्नी थे, शादी के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। रचना एक दिन सुबह सुबह मंदिर से लौट रही थी। उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी दिखाई देती है। वो उस बुढ़िया के पास जाकर उसे कुछ मिठाई और पैसे देकर वापस लौट रही होती है। तभी वो बुढ़िया, जो कि एक तांत्रिक होती है जिसका नाम चंडिका होता है, वो रचना को बोलती है, तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर रचना बहुत आश्चर्यजनक से उसे पूछती है, तुमको कैसे मालूम माई कि मेरे कोई संतान नहीं है? चंडिका, मैं एक पुजारन हूँ माँ चंडी की, तो मुझे सब मालूम है बेटी। वो रचना को एक नीले रंग का फल का बीज निकाल कर देती है। उससे कहती है कि तुम इसे खा लेना। 9 महीने के बाद तुम एक रूपवान और सबका मन मोह लेने वाली कन्या को जन्म दोगी। हाँ, लेकिन वो कोई साधारण कन्या नहीं होगी, वो एक विष कन्या होगी जिसके पास रूप बदलने की और सम्मोहित करने की शक्ति होगी। रचना, क्या विषकन्या? यह बोलकर चुप हो जाती है, क्योंकि इतने बरसों से बच्चे के लिए तरसने की वजह से उसका मोह बढ़ गया था। वो चंडिका से नीले रंग का बीज ले लेती है। अब घर जाने लगती है तो चंडिका उसे बोलती है, तुम इसे रात में खाना, खाने के बाद सोते वक्त खा लेना। तुम 9 शनिवार तक हर सुबह नागदेव के मंदिर जाके उनको दूध और चंदन का धूप जलाना होगा। 9वें दिन तुमको माता मनसा देवी की विधि के साथ पूजा करनी होगी और उनको चंदन की धूप, फूल और दूध चढ़ाकर खुद ही ग्रहण करना होगा, किसी और को नहीं दे सकती। उनके सामने यह काले रंग के धागे में 8-9 गांठ बांध देना। अब तुम जाओ, ये धागा उसके जन्म के 6वें दिन लेके आना और माँ मनसा देवी की पूजा हर दिन करना जब तक 9 शनिवार पूरे नहीं हो जाते। ब्रह्मचर्य का पालन करना। रचना घर आ जाती है। रात के समय खाना खाकर वो नीले रंग का बीज अपने पति को दिखाते हुए ये बताती है कि यह बीज उसे एक पुजारन ने दिया है, लेकिन पूरा सच नहीं बताती है। यह बोलती है कि देवी माँ के आशीर्वाद से उनको एक प्यारी सी कन्या होगी। फिर वो बीज खा लेती है। 8 शनिवार को हर सुबह वो नागदेव के मंदिर जाके पूजा करती है। अब आखिर वो दिन आ ही गया, यह सोचकर रचना रात में सो नहीं पा रही थी। सुबह उठकर नहा धोके अच्छे से नीले रंग के कपड़े पहनकर विधि के साथ पूजा शुरू कर देती है। सबसे पहले तो माँ मनसा देवी को फूल चढ़ाती है, फिर चंदन का धूप जलाकर माँ को कुमकुम का तिलक लगाती है। उसके बाद दूध माँ के सामने रख देती है, उनके सामने काले धागा रख देती है, उस पर 9 गांठें बांधकर अब माँ का महा मंत्र उच्चारण करने लगती है 1108 बार। ओम ह्लीं क्लीं मनसा देवी स्वाहा। पूजा पूरी करने के बाद दूध खुद पी लेती है। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के सुबह ही रचना एक रूपवान और मनमोहक कन्या को जन्म देती है। रचना और कुणाल बहुत खुश होते हैं। उनके रिश्तेदार सभी उनको बधाई देते हैं। अब रचना की सास, जो कि गांव में रहती थी, उनके घर आ गई और उनके साथ रहकर अपनी पोती की देखभाल करने लगी। कुछ दिन के बाद आज 6वां दिन था। सब लोग बहुत ही धूमधाम से उसकी छठी की तैयारियों में लगे हुए थे। उसकी दादी चंदन की चम्मच से अपनी पोती को शहद चटाती है। सब लोग आपस में व्यस्त हो जाते हैं। रचना रसोई घर से पानी लेने
जाती है, उसे वहाँ काली बिल्ली शहद के बर्तन के पास मरी हुई दिखाई देती है। रचना बिना समय खराब किए जल्दी से अपने नौकर मोहन को बुलाती है, उसे बिल्ली को बाहर कहीं दूर फेंक के आने के लिए कहती है। खुद डरते डरते जल्दी से काला धागा लेके चंडिका के पास चली जाती है। रचना घबराते हुए चंडिका के पास उसकी गुफा में पहुंचती है। चंडिका, आओ रचना, मैं कब से तुम्हारा ही आने का इंतजार कर रही थी। वो काला धागा लाई हो ना? रचना, हाँ, ये लो काला धागा। चंडिका उसे इशारे से वहीं रुकने को कहती है और खुद वहां से गुफा की दूसरी ओर चली जाती है। चंडिका कुछ देर तक अपनी देवी के सामने कुछ अजीब से मंत्र का उच्चारण करती है, फिर वापस आकर रचना को वो काला धागा दे देती है। चंडिका कहती है रचना को, जब तक वो 21 वर्ष की नहीं हो जाती उसके हाथ में से ये धागा कभी मत खुलने देना। रचना, लेकिन ऐसा क्यों? चंडिका कहती है क्योंकि जब तक वो 21 वर्ष की नहीं हो जाती वो अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आएगा यह सब उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। रचना कहती है जी ठीक है, एक बात और चंडिका जी, आज वैशाली को जिस चमचम से शहद चटाया माँ जी ने, उस चमचम और कटोरी को एक बिल्ली ने मुंह लगाया तो वो मर गई, उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। चंडिका, तुम घबराओ नहीं, मैंने तो तुमको पहले ही समझाया था, तुम्हारी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं होगी, वो एक विष कन्या होगी और कोई मामूली विष कन्या नहीं है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के शुभ महोत्सव में जन्म लेने के कारण तुम्हारी बेटी विष कन्याओं की महारानी होगी। चंडिका, तुम्हारी बेटी में अद्भुत शक्तियां हैं, वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। रचना अपने घर वापस आ जाती है और वो काला धागा उसके हाथ में बांध देती है। जब उसकी दादी यह देखती है तो वो पूछती है ये धागा क्यों बांधा है? रचना झूठ बोल देती है और कहती है यह धागा उसको एक बहुत पहुँचे हुए पंडित ने दिया है, उन्होंने वैशाली की रक्षा और बुरी नज़रों से बचाने के लिए उनका ये आशीर्वाद है। एक साल बाद वैशाली गार्डन में खेल रही थी अपनी दादी के साथ। उसकी दादी किचन में गई उसके लिए दूध लाने। जब वो लौट कर आ रही थी तो उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा और जहरीला सांप वैशाली की तरफ बढ़ रहा था। वो डर से जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सब लोग वहां आ गए। सब लोग बहुत हैरान थे क्योंकि वो सांप वैशाली के साथ खेलने लगा और थोड़ी देर में वहां से चला गया। रचना और उसकी दादी जल्दी से उसके पास गए और उसे गोद में उठा लिया। उसकी दादी कुछ बोले उससे पहले ही रचना बोलने लगी, देखा माँ जी, पंडित जी का ये धागा, इसकी वजह से आज हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। रचना की सास हाँ में ठीक है सिर हिला देती है। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन जब घर के सभी लोग सो रहे थे, वैशाली रात में घर से बाहर निकलती है और बाकी विषकन्या उससे मिलने आती है। सभी विषकन्या उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए महारानी की जय हो बोलती हैं। फिर कुछ देर बाद वैशाली और बाकी विषकन्या अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। अब ऐसे रोज होने लगा। कुछ साल के बाद जब वैशाली 18 वर्ष की हो गई, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अब वो बहुत सुंदर और आकर्षक हो गई थी। जो भी उसको देखता उस पर मोहित हो जाता। उसकी आंखें चमकीली नीली और हल्की गुलाबी रंग की थी। उसके बाल घुंघराले थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा हो। वो पढ़ने में भी बहुत तेज थी। कॉलेज में उसके लगभग 1 महीना हो गया था। उसकी सिर्फ 2 या 3 सहेली बनी थी क्योंकि वैशाली जल्दी किसी से बात नहीं करती थी और बहुत कम ही बोला करती थी। वहाँ के सभी लड़के उस पर फिदा हो गए थे। हर कोई उससे बात करना चाहता था, लेकिन वैशाली किसी से बात नहीं करती थी।
एक दिन जब वैशाली घर आ रही थी तो रास्ते में बारिश होने लगती है। उसे कहीं से जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। भीगते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। वो वहाँ पहुँचकर देखती है तो कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। वो उन सबको बोलती है, तुम लोग इसे परेशान मत करो, इसे जाने दो। वो लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, एक के साथ एक फ्री यार यहाँ तो। वैशाली बहुत गुस्से से उनको बोलती है कि तुम लोगों को आखिरी बार समझा रही हूँ। वो उस लड़की को वहाँ से भगा देते हैं। फिर गुस्से से उसका रंग बदल जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। अब वो एक वर्ष के भरी विषकन्या बन चुकी थी। उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं और शरीर का रंग भी नीला हो जाता है। उसके दांत भी बाहर निकल गए थे। सभी लड़के उसे देखकर डरकर इधर-उधर भागने लगे। वो सभी को एक-एक करके मार देती है। फिर वहाँ से थोड़ी दूर जाके बेहोश हो जाती है। ड्राइवर रचना को फ़ोन करता है। रचना और कुणाल अपनी बेटी को लेकर घर पर आ जाते हैं। रचना वैशाली के पास ही बैठी हुई उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगती है। कुणाल रचना से पूछता है, क्या हुआ होगा हमारी बेटी के साथ, और वो कॉलेज से घर जा रही थी तो उस जंगल में कैसे पहुंची। यह पूछ ही रहा था कि टीवी में आई अचानक एक न्यूज़ ने दोनों को हैरान कर दिया। दोनों न्यूज़ देखकर उठ खड़े हो गए। कुणाल, रचना, ये तो उसी जंगल के बारे में बात हो रही है, और यह तो वहीं के आसपास वाली जगह है ना। रचना डरते हुए, हाँ, यह वही जगह और जंगल है जहाँ पर हमारी वैशाली हमें बेहोश मिली थी। कुणाल, इन सभी लड़कों को एक एक करके इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा। ये किसी जंगली जानवर के निशान तो नहीं है। टीवी में तो यही बता रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर होगा जिसके इस तरह से मारने की वजह से सभी लड़कों का शरीर नीला पड़ गया है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वैशाली को होश आ जाता है। कुणाल वैशाली से पूछता है, वैशाली बेटी, तुम इस जंगल में क्या करने गई थी। वैशाली हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या मैं जंगल में। आप दोनों ये क्या बोल रहे हैं, और ये मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है इतना। रचना सब समझ गई थी कि क्या हुआ होगा। वो कुणाल को रोकते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, हम तो तुम्हें यह कह रहे थे, तुम कॉलेज से घर आने वाले रास्ते में जो जंगल पड़ता है ना, वहाँ मत जाना। उस जंगल में कुछ लड़कों को किसी अजीब से जानवर ने मार दिया है। यह सुनकर वैशाली को फिर से चक्कर आने लगते हैं। रचना कहती है, बेटा तुम आराम करो, बोलकर वे वहां से कुणाल को लेकर चली जाती है। कुणाल, तुमने मुझे पूछने से क्यों मना कर दिया। रचना, आपने देखा नहीं हमारी बेटी को कुछ भी याद नहीं है, और वो कितनी डरी हुई थी। हो सकता है वो कॉलेज से जब घर आ रही हो तो जंगल में उन लड़कों की बचाव की आवाज़ सुनकर वहां चली गई हो, लेकिन उस अजीब से जानवर को देखकर डर के बेहोश हो गई हो। वैशाली सो रही होती है कि उसको उसकी बाकी विष कन्याओं की पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर उनके पास बाहर घर से दूर पुराने खंडर में चली जाती है। वैशाली जैसे उन सभी विषकन्याओं के पास पहुंचती है तो सभी जोर जोर से महारानी की जय हो, महारानी की जय हो चिल्लाने लगती हैं। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अचानक वहां पर एक औरत आती है। सभी उसके सामने झुककर खड़ी हो जाती हैं। वो औरत उन सब की महारानी और वैशाली की माँ तक्षिका होती है। तक्षिका वैशाली को कहती है, चलो मेरे साथ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तक्षिका अपनी शक्तियों से जमीन के नीचे बने महल में ले जाती है। अब वो वैशाली को उसका कमरा और उसकी तस्वीर दिखाती है। वैशाली यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है।
उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि उसका पूर्ण जन्म हुआ था। जब वैशाली को कुछ नहीं याद आता तो तक्षिका उसे वहां लेकर जाती है जहां पर उसकी मौत हुई थी। वैशाली जैसे वहां जाती है और इधर-उधर देखने लगती है तो उसका सर घूमने लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर तक्षिका उसे उठाती है, फिर बोलती है, जाओ उसे उसके घर पहुंचा कर आओ। तो एक विषकन्या बोलती है, महारानी उवरानी को तो अभी तक कुछ याद नहीं आया है, फिर क्यों उसे वहां छोड़ना है? फिर उनको तो यह भी नहीं पता कि वो एक विषकन्या है। तक्षिका कहती है, अभी सही समय नहीं आया है, जब सही समय आएगा तो वो खुद हमें ढूंढती हुई अपने महल पर वापस आ जाएगी। इससे पहले कि सुबह हो जाए, जाओ जल्दी अब। अगले दिन सुबह जब वैशाली की आंखें खुली तो अपने आप को वापस अपने ही घर में देखकर हैरान हो जाती है। अब उसका सर दर्द होने लगता है और फिर से वो सब यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसी वक्त उसके पापा कुणाल वहां आ जाते हैं। अरे बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या आपको? वैशाली, जाना है पापा बोलकर जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। फिर जल्दी से कॉलेज पहुंच जाती है। उसके सभी दोस्त, यार तुम कहाँ थी, अब तक कितनी लेट आई हो, अब चलो जल्दी, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी शाम को पार्टी में आने के लिए वैशाली को बोलते हैं। शाम को जब वैशाली पार्टी में पहुंचती है तो सब उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ कर रहे होते कि अचानक उसके पीठ पे बने आधा सांप और आधी लड़की के टैटू को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उसके दोस्त कहते हैं, यार तुम्हारी पीठ पर ये क्या बना है? तब वैशाली कहती है, क्या हुआ, क्या बना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। तभी उसकी सहेली आकर उसे बोलती है, यार तुम्हारी पीठ पर ये आधा सांप और आधे इंसान का टैटू बना है। यह सुनकर वैशाली को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद सभी उसके दोस्त उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। उसके पापा और उसकी मम्मी यह देखकर बहुत घबरा जाते हैं। उसकी मम्मी को सब समझ आ जाता है कि वैशाली ने अपनी पीठ पे बने टैटू को जरूर देख लिया होगा। उसके बाद उसकी माँ उसके होश में आने का इंतज़ार करती है। जब वैशाली होश में आती है तो वो कहती है कि मम्मा, मैं कहाँ थी और मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो पार्टी में थी। तब उसकी मम्मा कहती है, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और तुम्हारा बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से तुम्हें चक्कर आ गया और तुम बेहोश होकर गिर गई। तुम्हें तुम्हारे दोस्त आकर छोड़ के गए हैं। तब वैशाली कहती है, अच्छा मम्मा, और फिर वो वापस सो जाती है। बाहर आकर रचना बहुत डर जाती है और घबरा जाती है। तभी दूसरी तरफ आधी रात को बाकी की विषकन्या वैशाली को बुला रही होती हैं। वैशाली उनके पास जाती है तब और वह वहां पर उसी खंडर में पहुंच जाती है। तब तक्षिका अपने रौद्र रूप में सिंहासन पर बैठी हुई होती है, जिसे देखकर वैशाली को सब याद आ जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसे याद आता है कि उसकी मौत उसके प्रेम ने करी थी। वो एक इंसान था जिसे सिर्फ वैशाली का यूज़ किया था और अंत में उसने उसे मार दिया था। वैशाली को जब ये पता चलता है तो वो मनुष्यों से घृणा करने लगती है और अपने माँ के पास, तक्षिका के पास ही रहने लगती है। उधर रचना और कुणाल बहुत डर जाते हैं कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। वो कुछ महीनों तक उसे ढूंढते हैं और पुलिस स्टेशन में उसका रिपोर्ट भी करवाते हैं, पर कुछ खोज खबर नहीं मिलती है, क्योंकि जो वैशाली होती है वो पहले से ही नागलोक में चली गई होती है और कई साल यूं ही निकल जाते हैं। वैशाली
यूं ही अपने कामों में लगी हुई होती है और इधर उसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।